नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर। दोस्तों, अगर आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से अगर बीएड कर रहे हैं तो आपका ये पेपर नंबर 1 होगा और वीडियो नंबर 3, यानी आपको पेपर नंबर 1 के अंतर्गत ये जो टॉपिक है बीएस ब्लूम टेक्सोनॉमी, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अदर यूनिवर्सिटीज से भी अगर आप बीएड कर रहे हैं और आपका फर्स्ट सेमेस्टर है या फिर सेकेंड सेमेस्टर है या फिर ईयर वाइज अगर आपका एग्जाम हो रहा है और आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप सी टेट या सुपर टेट, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो बीएस ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये वीडियो आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि हम बीच बीच में आपको सी टेट में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम बताएंगे, जिसको आप नोट डाउन भी करते जाएंगे। यहाँ पर और एक बात हम बता देना चाहते हैं दोस्तों कि अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, जो ये नोट्स बना हुआ है, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आरपी टारगेट एजुकेशन टेलीनार ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, तो उस पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं बीएस ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में एक कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये सी टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है, ये सी टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कैसे होता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बेंजामिन, ठीक है, बेंजामिन ब्लूम एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। तो आपका सी टेट में यही क्वेश्चन पूछता है कि जो बीएस ब्लूम महोदय थे वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, आप यहाँ देख सकते हैं, अमेरिका मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो टॉपिक होगा, यहाँ पर दूसरा टॉपिक है कि इनका समय यानी 1913 से 1999 तक रहा। बीएस ब्लूम महोदय जो थे उनका जो समय रहा वो 1913 से 1999 तक रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट। तो ये 1955 में प्रकाशित अपनी पुस्तक टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इस वर्गीकरण को दर्शाया जो ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम से प्रचलित हुआ। अब देखिए सी टेट का यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी आ गया है। आपका तीसरा क्वेश्चन ये आ गया कि जो बीएस ब्लूम जो अपना टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव जो बुक लिखे थे, उसको कब लिखे थे, तो 1956 में लिखे थे। उसको क्या नाम दिया गया, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी नाम दिया गया। अब देखिए तीसरा पॉइंट आ जाता है, वर्तमान की शिक्षा ब्लूम के वर्गीकरण पर आधारित है। देखिए ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कितना महत्वपूर्ण है कि जो इस समय एजुकेशन चल रहा है, जो इस समय आपके कॉलेज स्कूल में जो शिक्षा चल रहा है, उसमें बीएस ब्लूम का ही टेक्सोनॉमी चल रहा है, यानी इन्हीं का उद्देश्य चल रहा है, इन्हीं का पक्ष चल रहा है। आगे हम लोग देखेंगे कि बीएस ब्लूम का जो उद्देश्य है, शिक्षा के स्तर हैं, वो कौन कौन है, इसके बारे में पूर्ण रूप से हम लोग चर्चित करेंगे। लेकिन कुछ पॉइंट ये आप लोग और देख लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, ये ब्लूम्स के वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। अभी आप लोगों को हम बताएं कि ये शिक्षा के उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एक सी टेट का ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लूम का वर्गीकरण किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षा के उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा एक और क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा के उद्देश्य को किस मनोवैज्ञानिक ने वर्गीकरण किया, तो ब्लूम्स ने वर्गीकरण किया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सी टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आ गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यानी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, इसको लर्निंग डोमेन सीखने के क्षेत्र के सिद्धांत बीएस ब्लूम ने 1956 में दिया। ठीक है, यानी इसको लर्निंग डोमेन भी कहते हैं। किसको लर्निंग डोमेन्स कहते हैं, यहाँ पर हम लोग देखें लर्निंग डोमेन, ठीक है,
लर्निंग डोमेन, ये भी क्वेश्चन आ जाता है सीटेट में, बहुत बार आ जाता है कि लर्निंग डोमेन किससे संबंधित है, किसके सिद्धांत हैं, तो ये बीएस ब्लूम के सिद्धांत हैं, ये 1956 में दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ब्लूम्स का वर्गीकरण। अब यहाँ से ब्लूम का वर्गीकरण शुरू होता है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया गया है, टाइप किया गया है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिए और समझने का प्रयास करिएगा, तो निश्चित हम पूर्ण उम्मीद करते हैं कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा और आपको फिर से यहाँ कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ से जो ब्लूम्स का वर्गीकरण है, अब यहाँ से इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल शुरू होता है। तो बीएस ब्लूम महोदय ने संज्ञानात्मक पक्ष कितने पक्ष दिए, यहाँ पर पूछ सकता है कि बीएस ब्लूम के पक्ष नहीं है। ठीक है, तो पहला दे देगा संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, मनोगात्मक पक्ष और एक नया कुछ दे देगा। ठीक है, नया दे देगा, वो बीएस ब्लूम का वर्गीकरण नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग तीनों पक्ष को याद कर लीजिए। बीएस ब्लूम का पहला जो पक्ष है वो संज्ञानात्मक पक्ष है। पहला कौन सा पक्ष है? पहला संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष, तीसरा मनोगात्मक पक्ष। इसको पक्ष भी बोल सकते हैं, ये संज्ञानात्मक उद्देश्य भी होता है, भावात्मक उद्देश्य और मनोगात्मक उद्देश्य भी होता है। कॉग्निटिव डोमेन, एफेक्टिव डोमेन और फिजियोमोटर डोमेन। ठीक है, ये सब होते हैं। अब इन तीनों के बारे में अब यहाँ पर अभी तो हम लोगों ने देखा, यहाँ ब्लूम्स का वर्गीकरण 3 भागों में वर्गीकृत किए हैं। पहला संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगात्मक। अब इन तीनों के 6 पार्ट हैं। तीनों के कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन एक ही वीडियो में हम कवर किए हैं कि आपको फिर से एक दूसरा वीडियो इधर उधर देखने की ज़रूरत न पड़े। तो वीडियो को बिना स्किप किए, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। अब देखिए संज्ञानात्मक पक्ष के जो 6 पार्ट हैं वो कौन कौन हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पर संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? संज्ञानात्मक यानी वो ब्रेन से संबंधित होता है, आपके सोचने समझने की शक्ति से संबंधित होता है ये संज्ञानात्मक पक्ष। तो संज्ञानात्मक पक्ष जब सोचने समझने की शक्ति से संबंधित है, तो इसके अंतर्गत जो पहला आपका आता है वो पहला आता है ज्ञान। ठीक है, पहला क्या आता है? पहला ज्ञान आता है। तो ज्ञान के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यह संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निम्न स्तर है। इसमें छात्रों को ज्ञान हो जाता है जैसे विशिष्ट तत्वों का, शब्दावली का ज्ञान, शब्द संबंधित तथ्य, क्या तत्व का ज्ञान, ठीक है, परंपरा, प्रवृत्ति, कसौटी, विधियां, क्षेत्र, नियम आदि का ज्ञान हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि संज्ञानात्मक पक्ष का जो पहला है वो ज्ञान है। तो ज्ञान का मतलब इसमें है कि बच्चों को ये कहानी के रूप में हम आपको बताते हुए चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर का बच्चे को नॉलेज हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि ये कंप्यूटर है, बच्चा जान जाता है। ये संज्ञानात्मक पक्ष का आपका पहला वर्गीकरण है। दूसरा जो है वो बोध है। तो बोध के अंतर्गत बोध ज्ञान के उच्च स्तर उद्देश्य है और बोधन का अर्थ होता है, यहाँ पर बोध ज्ञान से उच्च स्तर का उद्देश्य है। अवबोधन का अर्थ होता है नवीन ज्ञान के प्रति समझ विकसित होना। बोध उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी संकेत से शब्द और शब्द से संकेत अनुवाद करना, पुनः व्यवस्थित करना, आयोजित करना, व्याख्या विवेचन करना, उल्लेख करना आदि वाह्य गणना समझ जाते हैं। जैसे इसमें अब क्या होता है कि जैसे पहला में तो ये हो गया कि बच्चा जो था वो कंप्यूटर का नाम सुन लिया, नाम समझ गया या कंप्यूटर है वो समझ लिया, लेकिन वो बोध में होता है, इसमें छात्र कंप्यूटर के पार्ट को समझ जाता है। अब वो उसमें मान लीजिए कि छात्र ने कंप्यूटर देखा, उसको समझ गया, बता दिया गया कि ये कंप्यूटर है, उसको ज्ञान हो गया कंप्यूटर के बारे में, लेकिन बोध हो गया उसके कुछ पार्ट जैसे मॉनिटर हो गए, कीबोर्ड हो गए आदि जो भी होता है उसके उन्होंने उसके पार्ट को समझ लिया, यानी बोध हो गया। अब देखिए तीसरा जो है आपका, तीसरा है ये अनुप्रयोग। अब क्या होता है कि जब कंप्यूटर के वो पार्ट को समझ गया तो अनुप्रयोग करता है, यानी उसका क्या करता है,
प्रयोग करता है। बच्चा क्या करता है? प्रयोग करता है। तो इस स्तर पर छात्र सीखे गए ज्ञान उपयोग नवीन परिस्थितियों में समस्या के समाधान के लिए करता है। यानी जो नवीन परिस्थिति जो अब सीखा है उसका नवीन परिस्थितियों में समस्या के समाधान के लिए करता है। नियम, प्रणालियों, अवधारणाओं, सिद्धांतों का परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग करने की योग्यता आ जाती है। यानी अब इसमें क्या करता है कि पहले तो कंप्यूटर के नाम का ज्ञान हुआ, उसके बाद बोध हुआ, उसके बारे में उन्होंने समझा। अब क्या हो गया कि कंप्यूटर के बारे में उन्होंने समझ करके कंप्यूटर को चलाना सीख लिया। यहाँ पर देख लीजिए, जो छात्र ने कंप्यूटर को चलाना सीख जाता है, इसका प्रयोग करने लगता है तथा इस क्रिया में अनुप्रयोग में 6-6-12 यानी 6-6-12 होते हैं, इसको भी वो समझ जाता है। ठीक है। अब चौथा पॉइंट होगा, चौथा पॉइंट आप देखेंगे विश्लेषण। ठीक है। अब विश्लेषण करना सीख जाता है। अब तो ज्ञान हुआ, ज्ञान के बाद बच्चे को बोध हुआ, बोध के बाद यहाँ पर देख लीजिए, बोध के बाद अनुप्रयोग किया, अनुप्रयोग के बाद बच्चा क्या करता है? विश्लेषण करना सीखता है। यानी अब इस स्तर पर विद्यार्थी किसी पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके उसे निर्मित करने वाले तत्वों में विभाजित करता है और उससे संबंधित स्थापित करता है। यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें छात्र कंप्यूटर का प्रयोग भी किया, देखा भी। इसमें छात्र ने यह समझ गया कि क्या सही है और क्या गलती है, यानी उसमें विश्लेषण वो किया। अब पांचवा पॉइंट देखेंगे। पांचवा पॉइंट क्या है? यहाँ पर एक और सीटेट का क्वेश्चन आ जाता है, इसको आप लोग देख लीजिए। जो ये पक्ष था ना, जो ये विश्लेषण ये पक्ष है, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इस पक्ष में छात्र अंतर करना सीख जाता है। तो सीटेट में क्वेश्चन पूछ देता है कि बीएस ब्लूम महोदय के अनुसार किस पक्ष में छात्र अंतर करना सीख जाता है? तो अंतर करना किस में सीखता है? तो ये विश्लेषण में सीखता है। अब हम लोग देखेंगे पांचवा पॉइंट, संश्लेषण। तो संश्लेषण क्या हो गया? अब इस पक्ष में छात्र विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए गए विशेषण तथ्यों को एकत्रित करके अपने सृजनात्मक क्षमताओं का उपयोग करते हुए एक नई वस्तु का निर्माण करता है। यानी अब इसमें क्या करता है कि छात्र बहुत सारे जगह से क्या करता है? बहुत सारे उपकरण को एकत्रित करता है और उसमें से एक जो अच्छा होता है, क्या अच्छा है, उसका नवीनीकरण करता है। यहाँ पर देख लीजिए, क्या गुण है, क्या अवगुण है, दोनों को एक साथ रखकर उसको देखता है और नवीन समस्या समाधान हेतु परिकल्पना का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई अच्छा चीज़ आप मान लीजिए कि ठीक है, आपके पास आलू या टमाटर दे दिया जाए एक कार्टून में, और उसमें कुछ सड़े हुए आलू रख दिए और कुछ अच्छे आलू रख दिए गए। तो उसमें से आप अब देख करके उसमें से सड़े आलू को अलग कर देंगे और अच्छे आलू को अलग कर लेंगे। उसी से संबंधित ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या गुण है, क्या अवगुण है, इसके बारे में उसको समझ आ जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे और छठा यानी इसका लास्ट है, तो ये ज्ञान का, इसमें मूल्यांकन। तो यह उच्च स्तर का उद्देश्य है। इसमें तथ्य, सिद्धांत, नियम, विचार, कार्य विधि, सामग्री के संबंध में आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसके संबंध में निर्णय लेते हैं, आंतरिक तथा बाह्य मापदंडों में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं, यदि हुए हैं तो किस सीमा तक उद्देश्य का प्राप्त हुआ है, अच्छे ढंग से प्राप्त किया गया। ठीक है। यानी मूल्यांकन का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले तो कंप्यूटर को देखा, समझा, प्रयोग किया, विश्लेषण किया, संश्लेषण किया, लास्ट में उसका मूल्यांकन करके निर्णय लेता है कि क्या सही था और क्या गलत था। अब देखिए, अब दूसरा हम लोग देखेंगे। दूसरा जो था, अब ये भावात्मक पक्ष देखेंगे। ठीक है। अब भावात्मक पक्ष क्या होता है? बीएस ब्लूम महोदय का भावात्मक पक्ष दूसरा। तो इस पक्ष का वर्गीकरण बीएस ब्लूम, आरडी कृत वालों तथा बीबी मार्सिया ने 1964 में किया था। ठीक है। यहाँ पर देखिए, भावात्मक पक्ष का आविष्कार नियम किसने दिया था? तो यहाँ पर बीएस ब्लूम, ठीक है, बीएस ब्लूम, डीआर कृत और बीबी मार्सिया ने 1964 में दिया था भावात्मक पक्ष को। ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होता है, इस पक्ष का संबंध सूचियों, अभिरुचियों तथा मूल्यों के विकास से होता है। रुचि किसी कार्य में लगे रहने की मनोवृत्ति है। अभिवृत्ति किसी वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति के प्रति सोच व्यवहार प्रदर्शित करती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया, इस क्षेत्र का मूल्यांकन करने में भी कठिनाई होती है क्योंकि परिवर्तन होता रहता है। कई बार छात्र बनावटी व्यवहार कर सकता है, इससे उसका सही मूल्यांकन कर पाना कठिन होता है।
यहाँ पर आप थोड़ा सा सोचिए, आदमी यानी यहाँ पर ये है कि भावात्मक पक्ष। अब तक तो हम लोग ज्ञानात्मक पक्ष के 6 पॉइंट देखे, अब भावात्मक पक्ष क्या है कि जैसे होता है ना कि लोग भाव बनाने लगते हैं, कभी कभी ये होता है ना कि अरे क्या भाव बना रहे हो यार, ठीक है। तो यानी यानी उसका मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है कि वो भाव बना रहा है कि सही बोल रहा है कि क्या कर रहा है। वही यहाँ पर दे रहा है कि इस क्षेत्र का मूल्यांकन करने में भी कठिनाई होती है, क्योंकि परिवर्तन होता रहता है, भावात्मक उसके भाव में परिवर्तन होता रहे, कई बार बनावटी व्यवहार, ठीक है, कई बार बनावटी व्यवहार कर सकता है, इससे उसका सही मूल्यांकन कर पाना कठिन होता है। अब ये हो गया भावात्मक पक्ष, ठीक है। बीएस ब्लूम का जो दूसरा पक्ष था वो हो गया आपका भावात्मक पक्ष। पहला ज्ञानात्मक पक्ष देख लिए हम लोग, अब देख रहे हैं भावात्मक पक्ष, ठीक है। इसके बाद देखेंगे मनोगात्मक पक्ष, ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत देखेंगे, भावात्मक पक्ष के अंतर्गत देखेंगे हम लोग 6 पॉइंट, वो कौन कौन है महत्वपूर्ण, इसको देखिए। यहाँ पर ग्रहण करना, ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो यही है कि ग्रहण करना, ठीक है। यह भावात्मक पक्ष का प्रथम और निम्नवत स्तर है, यानी जो ये ग्रहण करना है ये भावात्मक पक्ष का प्रथम और निम्नवत यानी सबसे निम्न स्तर का ये है, ठीक है। इसमें छात्र को जागरूक बनाया जाता है कि वह कक्षा में शिक्षा की बातों को ध्यानपूर्वक सुने, वह उनसे समझ सके। वास्तव में यह स्तर छात्र को अधिगम के लिए तैयार करता है। इसमें निम्न क्रियाएं आते हैं, जैसे क्रिया करना, क्रिया की जागरूकता करना, ठीक है, पहला। दूसरा आ गया आपका क्रिया प्राप्त करने की इच्छा। तीसरा हो गया क्रिया का नियंत्रण करना, क्रिया का नियंत्रित ध्यान करना, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट आता है वो है आपका अनुक्रिया, ठीक है, अनुक्रिया। तो अनुक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि हम अनुक्रिया क्या करते हैं, इसमें छात्र अनुक्रिया करना सीख जाता है। इसमें विद्यार्थी क्रिया पर केवल ध्यान नहीं देता बल्कि नवीन ज्ञान को प्रतिक्रिया भी करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति पर विद्यार्थी क्रिया में पूर्ण रूप से संलग्न हो जाता है, अपनी संतुष्टि के लिए कार्य करता है। यानी इस क्रिया में अब विद्यार्थी क्या करता है कि अपने अनुक्रिया करता है, जो भी सीखा रहता है उसको अपना प्रयोग करता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि इस स्तर पर विद्यार्थी किसी आदर्श, मूल्य, वस्तु, रुचि या घटना से अपने को जोड़ लेता है। इस उद्देश्य द्वारा बालक दृष्टिकोण को विकसित करता है, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अंधविश्वास से मुक्त या अन्य बातों को यदि प्रायोगिक जांच कर सिद्ध किया जाए तो यह बालक में दृष्टिकोण उत्पन्न करने में सहायक होगी। जैसे अनुमूल्य है, ठीक है, वैल्यू। तो इसमें ये होता है कि क्या होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अरे इसका एथेंटिक सही है या गलत है, तो वैज्ञानिक शोध जब कर देते हैं, वैज्ञानिक जो होते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अंधविश्वास को हटाया जाता है, क्योंकि वो अंधविश्वास जैसे हम लोग मान रहे हैं कि ये देवी देवता हैं, इनको हम पूजेंगे या ये काम करेंगे तो हमें ये इसकी प्राप्ति होगी, लेकिन उसी को वैज्ञानिक सिद्ध करके उसको बोल देते हैं कि नहीं ये आप करिएगा तो इससे कुछ नहीं होगा, उसको मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया अनुमूल्यन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जो वो चौथा पॉइंट है सत्य प्रत्ययीकरण। यानी सत्य प्रत्ययीकरण का मतलब क्या है, इसमें शिक्षण उद्देश्य का निरंतरता और अस्थायित्व मूल्यों की आवश्यक अंग है। इस पर व्यक्ति पुराने और नवीन मूल्य को पहचानता है। यह विशेषण विभेदीकरण और समानवीकरण द्वारा विभिन्न मूल्यों का तुलनात्मक मूल्यांकन करता है और मूल्यों का संधारण भी करता है। ये संप्रतिकरण है। अब देखिए पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है व्यवस्था का संगठन। यानी व्यवस्था का संगठन यह संश्लेषण के समान है। इसमें छात्र को एक से अधिक मूल्य मिलते हैं तो उन्हें मूल्यों को क्रमानुसार व्यवस्थित करते हैं। इसमें मूल्यों के संगठन पर अधिक ध्यान देते हैं। यानी इसमें ये हो गया कि ये संश्लेषण के समान है। जैसे संश्लेषण में हम लोग पढ़े हैं ना कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सामान दे दिया जाता है और उसमें से वो क्रम अपना अलग अलग करता है, व्यवस्थित करता है, संगठित करता है, ये चीज़ है। अब छठा नंबर है चारित्रीकरण। तो चारित्रीकरण क्या होता है, यह भावात्मक स्तर के उद्देश्य के वर्गीकरण में उचित स्थान है। इस स्तर पर व्यक्ति सभी मूल्यों के स्तर को पूर्ण रूप से समझ जाता है। उसका व्यवहार उसी के
अनुरूप नियंत्रित होता है, जैसे किसी कठिन से कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करने का दृढ़ आत्मविश्वास, उसका चरित्रीकरण आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है, मैं ज्ञानात्मक पक्ष देख लिए, भावात्मक पक्ष देख लिए हम लोग, अब देखेंगे मनोक्रियात्मक पक्ष। ठीक है, विलियम्स ब्लूम के तीसरा जो पक्ष है वो है क्या, मनोक्रियात्मक पक्ष। इसमें हम लोग भी 6 पॉइंट को देखेंगे। वो 6 पॉइंट कौन कौन होगा? सबसे पहले देखिए मनोक्रियात्मक पक्ष। मनोक्रियात्मक पक्ष का क्या मतलब होता है? जैसे शब्द से ही मनोक्रियात्मक, यानी ब्रेन भी, यानी आपका ब्रेन, मन भी और क्रियात्मक भी, यानी आपका दिमाग भी काम करेगा और दिमाग के अनुसार आपका हाथ। जैसे मान लीजिए कि हमें पेन से लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो लिखना है, जैसे हमें कुछ भी लिखना है, जैसे कुछ भी अगर लिखना है हमें, अगर हम लिख रहे हैं तो क्या होता है, हमारा हाथ काम कर रहा है, ब्रेन भी काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मन भी काम कर रहा है और क्रिया भी कर रहा है, इसी से संबंधित ये पक्ष है। और इसके बारे में 6 पॉइंट कौन कौन है इसको हम लोग नीचे देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार अगर आप हैं, तो चैनल को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे मनोक्रियात्मक पक्ष। यह उद्देश्य बच्चों के क्रियात्मक अथवा मनोगात्मक कौशल से है। इस उद्देश्य में बच्चों के विभिन्न अंगों अथवा मांसपेशियों की गतियों को किसी विशेष कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी पेंसिल को पकड़ना सिखाना, ठीक है, पियानो बजाना, कोई मशीन चलाना आदि, ये सभी कार्य क्या है, क्रियान्वयन कौशल पर आधारित हैं। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर आते जाते हैं वैसे वैसे मस्तिष्क व शरीर की क्रिया संगठन भी बढ़ती जाती है तथा क्रिया स्वचालित होने लगती है। यानी जैसे जैसे हमारा ब्रेन अच्छा होता है, जैसे जैसे ब्रेन का हमारा अगर हाथ पर पकड़ होता है, वैसे वैसे हम अपने स्वचालित क्रिया के तरफ अग्रसित होने लगते हैं। अब देखिए इसका पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट है उत्तेजना। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, उत्तेजना। उत्तेजना मनोगामक उद्देश्य का प्रथम स्तर है। इसमें वस्तु कार्य के प्रति उत्तेजना या किसी कार्य या अनुकरण का करना है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं कार्य करना, यानी इस स्तर में बालक विद्यार्थी उसे दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने क्रिया में सुधार करने का प्रयास करता है। वह एक क्रिया की दूसरी क्रिया से तुलना करने लगता है। यहाँ पर कार्य करना यानी वो बच्चा क्या होता है, उसके अंदर जो क्रिया कार्य करने की क्षमता होती है, वो एक क्रिया से दूसरी क्रिया की तुलना करने लगता है। उसमें आवश्यक तथा उसमें से आवश्यक व सही क्रिया का चयन करने की योग्यता अर्जित करता है। जब मान लीजिए कि वो एक क्रिया, जैसे मान लीजिए उसके सामने एक क्रिया या 2 क्रिया दे दी जाती है, तो उसमें से कौन अच्छा है, ठीक है, कौन अच्छा है, किसकी आवश्यकता है, उसको धीरे धीरे निरंतर अभ्यास के दौरान वह सही क्रिया का अग्रसर हो जाता है। यानी सही जो क्रिया होता है, जो सही चीज़ होता है, उसके तरफ वो कार्य करना शुरू कर देता है। अब तीसरा पॉइंट आप लोग देख लीजिए। तीसरा पॉइंट है नियंत्रण, यानी नियंत्रण हो जाना। क्या नियंत्रण, ब्रेन और हाथ पर नियंत्रण हो जाना, उसी के संबंधित है। इस समय में निष्पादन उच्च स्तर पर पहुंचता है। किसी कार्य को शुद्धता से पुनः करने की योग्यता बनाया जाता है। बालकों का क्रिया पर पूर्ण नियंत्रण होता है। यानी जो मान लीजिए कि हमें लिखना है, हमें मान लीजिए कि लिखना ही है, नाम लिखना है या कुछ भी, पूनम, कुछ भी ऑटोमेटिक, राम श्याम, कुछ भी अगर लिखना है, तो क्या होता है कि हमारे हाथ पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, ये हमारा नियंत्रण। अब ये हो गया सामंजस्य। सामंजस्य क्या होता है, सामंजस्य तो विभिन्न क्रियाओं, गत्यात्मक कौशल से संबंधित क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। ये क्या है, आपका विभिन्न क्रियाओं, यानी आपके पास जितने भी अधिक से अधिक क्रियाएं हैं उनमें आपका गत्यात्मक कौशल, गत्यात्मक का मतलब होता है चलना, यानी जैसे मान लीजिए कि लिखने से संबंधित अभी हम लोग समझ रहे हैं, तो विभिन्न क्रियाओं के अंतर्गत जो गत्यात्मक कौशल संबंधित क्रियाएं हैं उसके मध्य सामंजस्य, यानी हाथ से अगर लिख रहे हैं, हाथ से खाना खा रहे हैं, पैर से चल रहे हैं, तो पैर और ब्रेन का सामंजस्य स्थापित हो जाता है। ये हो गया आपका सामंजस्य। 5वां नंबर का आपका स्वाभाविकरण। इस पक्ष का उच्चतर स्तर है। इस पक्ष का उच्चतर स्तर है। यह किसी एक क्रिया या क्रियाओं की श्रृंखला को स्वाभाविक रूप से करने योग्य बनाता है। इस स्तर पर निष्पादन तथा कार्य करता है कि क्षमता में वृद्धि हो जाती है तथा कम शारीरिक ऊर्जा के वैसे ही वह कार्य करना प्रारंभ कर देता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट आपका पॉइंट होगा आज का, ये यहाँ पर आदत निर्माण। इस उच्चतम स्तर पर आने पर बालक अपने आप स्वतः ऑटोमेटिक तथा अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य को करता है। विद्यार्थी की स्वयं की शैली उसकी आदत बन चुकी होती है। ये आदत निर्माण हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। और आपको यहाँ पर एक बात और बताना हम चाहते हैं दोस्तों कि अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के सुपर टेट तक की तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद।